हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे हमारी क्लास नंबर 7 जो कि आपकी रहेगी रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो फटाफट से जो है कनेक्ट हो जाएं सभी, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। ओके जी, तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आप जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आप कर रहे हो यहाँ पे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जहाँ पे फिजिक्स आपका एज ए सब्जेक्ट रहता है, तो उसके लिए ये जो सीक्वेंस है हमारी, जो क्वेश्चन जहाँ पे हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो कर रहे हैं, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आप फाउंडेशन बैच में हैं अभी, तो उन बच्चों के लिए भी जो है ये आपके पास बेनिफिशियल रहेगा मैटर। ठीक है ना, तो क्योंकि थ्योरी जो है आप क्लास में कर लेते हो, नो डाउट, बट जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे आपकी जो है थोड़ी बहुत लीकेज उसमें रह जाती है। अगर क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करते हो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एट द टाइम जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका सारा का सारा जो कंसेप्ट हमें पता होता है, उसके जो फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द यूनिट, वो हमें पता होते हैं सारे के सारे। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर करोगे कि हमने पूरा सिलेबस कर लिया एंड देन फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक आपका गैप जो है क्रिएट कर देगा। तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास अभी कि साथ साथ में आप थ्योरी करो और साथ में जो है क्वेश्चन की आप क्लास करो। ठीक है ना, तो कनेक्ट हो गए सभी, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आज थोड़ी मेरे जुकाम की प्रॉब्लम हो रखी है, दैट्स वाई क्लास आपकी आज थोड़ी छोटी रखेंगे, राइट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, पढ़ो। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। चलिए करिए इस क्वेश्चन को एक बार। यस, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62. The reflected and the refracted ray are mutually perpendicular. The angle of incidence is, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें यहाँ पे बताना है। ये जो आपका नया टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल यहाँ पे है। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऑन विच टॉपिक दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड एंड देन इसको सोल्व करना है, फिर मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगी। तो पहले इसको खुद से एक बार ट्राई करेंगे सभी एंड देन मुझे बताओगे कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे आपका है। हाँ जी, ये आपका हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइट जो है इंसिडेंट करी ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब के ऊपर, कुछ लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो गई, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये यहाँ पे जो हुआ आपके पास वो किस की कंडीशन थी। आपने नाम सुना होगा पोलराइजेशन का, राइट। पोलराइजेशन नाम सुना है। पोलराइजेशन में होता क्या है, पोलराइजेशन में होता क्या है, ये बेसिकली जो अब वाला न्यू सिलेबस है उन बच्चों को नहीं पता होगा, बिकॉज वहाँ से सिलेबस में से हटा दिया गया है। ठीक है ना, फाउंडेशन वाले जो बच्चे के लिए। बट अगर कंपटीशन में जाना है तो वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अभी भी हैं जो कि पहले सिलेबस में हुआ करती थी। ठीक है ना, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बताया क्या होता है पोलराइजेशन। रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन सिंगल प्लेन, दैट इज नोन एज द पोलराइजेशन। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हमारे कुछ पढ़ लेनी पड़ी होगी कि भी क्या बोला है। ठीक है, सिंपली इसको इस तरीके से समझे, जैसे कि रात को अगर हम जो मतलब अपना जो व्हीकल होता है उसके सामने वाला इन फ्रंट वाला जो शीशा अगर देखें, जो ग्लास अगर देखें, उस पर जब लाइट गिरती है तो लाइट क्या हो जाती है, बिखर जाती है, उसको पोलराइजेशन। लाइट की इंटेंसिटी को कम करना या लाइट की वाइब्रेशंस को एक प्लेन में रोक देना क्या कहलाता है, आपका पोलराइजेशन कहलाता है। अब वहाँ पे एक कंडीशन आती है कि पोलराइजेशन कब होगी, तो वहाँ पे एक कंडीशन आती है बर्वेस्टर कंडीशन। क्या आती है, बर्वेस्टर
कंडीशन। बर्वेस्टर कंडीशन में बोला जाता है कि म्यू जो है आपका वो टेंजेंट ऑफ आई के इक्वल होगा, यानी कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द टेंजेंट इन ऑफ आई। आई इज व्हाट? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन है, देन फाइंड आउट करके बताओ। अब बता सकते हो यहाँ से क्या रहेगी वैल्यू। चलिए कैलकुलेट करिए इसको। हाँ जी, कैलकुलेट कर लिया, क्या आ रहा है आंसर? आया किसी का कोई आंसर? देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे म्यू की वैल्यू। हमें निकालना क्या है? आई। हमें क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आई इज व्हाट? टेंजेंट इनवर्स म्यू। वी कैन राइट इट लाइक दैट, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, आई अगर हमने निकालना है तो आई आपका क्या बनेगा? आई इज टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स म्यू। म्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 1.62, 1.62। अब ये 10 की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं पता होगी, टेन इनवर्स में तो कहाँ ही पता होगी, टेंजेंट में ही नहीं पता डायरेक्टली, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री होता है? 58.3 डिग्री। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में अगर आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, जो हम एंगल में पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ नॉन वैल्यू आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता नहीं थी तो बिना कैलकुलेटर के हम इसको नहीं कर सकते। याद रखना बहुत मुश्किल होता है ना ऐसी ऐसी वैल्यूज़ को। ठीक है, कितने हमारे पास कितनी सारी डिजिट्स हैं, कितने सारे एंगल बनेंगे ऐसे, तो हम किसी को याद नहीं रखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली 5-6 एंगल की वैल्यू है, वहाँ पे हमें पता होता है। ठीक है, वो भी हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे याद नहीं रखती। क्लियर? चलिए, ये याद रखना, ये कंडीशन किसके लिए होती है? आपकी पोलराइजेशन के लिए होती है। और पोलराइजेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ लाइट इनटू द सिंगल प्लेन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो ये किस तरीके से बनता है आपका? देखिए, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मीन्स इट इज अ फिनोमिना ऑफ restricting the light vibration into a plane। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरीके से समझना कि ये मेरे पास लाइट आ रही थी, लाइट क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। लाइट में क्या है? दो फील्ड है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने ले ली अनपोलराइज्ड लाइट, ये क्या है आपके पास? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये तो एक ही वाइब्रेशन बनाई इस तरीके से, यहाँ पे ये ऊपर वाली वाइब्रेशन भी, समझे? ये क्या है? इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो डॉट मैंने लगाई है। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक पोलराइजर लगा दिया। क्या नाम बोलते हैं इसको? पोलराइजर। ठीक है, एक पोलराइजर लगाया, तो जब लाइट इसके अंदर से पास करेगी तो हमारे पास क्या होंगी? इस तरीके से दो वाइब्रेशन हमें मिलेंगी। वो डिपेंड करता है कि हमने इसको किस एंगल पे रखा है, हमने पोलराइजर को किस एंगल पे रखा है। यहाँ पे पोलराइजर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ आपका क्वार्टर प्लेट होता है, ठीक है, हाफ क्वार्टर प्लेट होता है, वो अलग अलग आपके सिलेबस में ये नहीं है तो इसलिए मैं उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जा रही। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगा, रिफ्रैक्ट भी करेगा और वाइब्रेशंस को डिवाइड कर देगा।
ठीक है, वाइब्रेशन को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। परपेंडिकुलर वाली एक लाइन में आ जाएंगे और दूसरी वाली एक लाइन में आ जाएंगे। तो इसके लिए मैटर करता है कि हम इंसिडेंटली क्या रखें, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या रखें, और उसी को बर्वेस्टर एंगल बोला जाता है। ठीक है, और इन वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने की जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन आपका कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखना कि इंटेंसिटी मस्ट बी डिक्रीजेस इन द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में आपकी इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए कॉइन lying at the bottom of a beaker. The microscope is now raised up by 1 centimeter. To what depth should be the water be poured into the beaker so that the coin is again in the focus? Refractive index of the water is 4/3. ये तो क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया है ना, क्वेश्चन ही इतना बड़ा दे दिया आपके पास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बुरी हालत कर दी भाई इस जुकाम ने तो मेरी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोप फोकस कर रहा है किसी भी कॉइन के ऊपर जो कि पानी के अंदर रखा हुआ है, एक बीकर में बॉटम में रखा हुआ है। एट द माइक्रोस्कोप इज नाउ राइज्ड अप, माइक्रोस्कोप को 1 सेंटीमीटर उठाया। ठीक है, टू व्हाट डेप्थ शुड बी द वाटर बी पोर्ड इनटू द बीकर सो दैट द कॉइन इज अगेन इन द फोकस। अच्छा, पहले वो बीकर जो है वो खाली था, उसके बॉटम में रखा हुआ है कोइन को। ठीक है, कोइन हमें दिखाई दे रहा था बॉटम पे। ठीक है, अब उसके अंदर जब मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक उसकी जो अपरेंट डेप्थ है और रियल डेप्थ है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इतनी बात क्लियर है। जब तक हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा अपरेंट डेप्थ पिक्चर में नहीं आएगी, है ना। अब क्या बोला गया है, द माइक्रोस्कोप इज नाउ राइज्ड अप 1 सेंटीमीटर। हमने माइक्रोस्कोप को ऊपर ले आए, तो अब कितना पानी हम उसके अंदर डालें, कितनी हाइट तक पानी उसमें डालें कि हमारा जो कॉइन है वो दोबारा से फोकस में आ जाए। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पानी डाल के उसको थोड़ा सा राइज अप करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप ऊपर गया है तो वो ऑब्जेक्ट भी ऊपर जाना चाहिए तभी तो फोकस के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो अब किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, देखो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, ये क्या होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। क्या होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। ये होता है नहीं होता, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी ये हमारा बीकर था। ठीक है, यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप से हम देख रहे थे, लेंस था हमारा। माइक्रोस्कोप को हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया, रियल डेप्थ इसकी ये थी। अच्छा, बीकर की लेंथ नहीं गिवन है, ठीक है जी। ये कॉइन यहाँ पे रखा हुआ था बॉटम में। ठीक है, माइक्रोस्कोप हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके गए, तो इसमें अब हमने पानी डालना है, तो वो किस डेप्थ तक डालना पड़ेगा ताकि ये जो कॉइन है ये क्या हो जाए, इतनी डेप्थ पे शिफ्ट हो जाए, इतनी डेप्थ पे शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे कुछ कमी लग रही है मुझे, एक चीज़ और इसको देनी चाहिए थी, कुछ और भी यहाँ पे देना चाहिए था। हाँ जी, ट्राई करना इसको, क्वेश्चन को ट्राई करना। यहाँ पे कुछ कमी लग रही है कि एक चीज़ और यहाँ पे होनी चाहिए थी, दैट इज़ ये जो बिकर की जो लेंथ है वो हमें एटलीस्ट गिवन हो।
देखिए यहाँ पे हम अपरेंट डेप्थ जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो डेप्थ है ना वो डी है, मान लेते हैं। ये गिवन होनी चाहिए थे क्वेश्चन में, बट यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम मान लेंगे कि हमारी जो अपरेंट डेप्थ है या जो टोटल डेप्थ है बिकर की वो कितनी है, डी है। तो यहाँ पे अपरेंट राइज कितना आएगा, अपरेंट राइज कितना आएगा, वो आएगा डी माइनस डी बाय म्यू। क्या आएगा, डी माइनस डी बाय म्यू। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब हमें लेके कितना आना है, कितना लेके आना है कि हमने 1 सेंटीमीटर को इसको ऊपर किया था, 1 सेंटीमीटर ही राइज अप होनी चाहिए हमारी ये डिस्टेंस। तो अपरेंट राइज कितना आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए। 1 इज इक्वल टू, ये हमने 1 रख दिया, डी माइनस डी बाई म्यू। म्यू इज गिवन एज 4/3। कितना गिवन है, 4/3। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4d माइनस 3d डिवाइडेड बाई 4। ये आया आपके पास, इसको हटा देते हैं एक बारी। कितना आएगा, ये आएगा d/4। d/4 इज इक्वल टू 1। तो d क्या आ गई आपकी, यही आया ना यहाँ से, 1 इज इक्वल टू d/4। सो d आपका आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ठीक है, ये हमने d जो है निकाल लिया, कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए आगे, हमें चाहिए कि कॉइन को, मतलब वो जो हमने कितना डालना पड़ेगा वहाँ पे वाटर, वो डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो डी डिस्टेंस कितना हम पोर करेंगे ताकि वो 1 सेंटीमीटर ऊपर आ जाए, तो हम ये डी डिस्टेंस ही करेंगे, क्योंकि डी डिस्टेंस की जो वैल्यू आई है वो अकॉर्डिंग टू द राइज, ठीक है, अपरेंट राइज के अकॉर्डिंग आई है। तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। ये जो 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, किया क्या क्वेश्चन में हमने देखा कि एक माइक्रोस्कोप से हम एक कॉइन को फोकस कर रहे हैं, वो कॉइन एक बीकर में रखा हुआ है, खाली है बीकर। ठीक है, अब हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप को राइज अप कर दिया 1 सेंटीमीटर अब वो हाइट पे लेके। अब क्या होना चाहिए कि वो जो कॉइन है वो भी 1 सेंटीमीटर ऊपर आना चाहिए। तो उसके लिए हमने कितने हाइट तक जो है यहाँ पे पानी डालना पड़ेगा, वो हमने बताना था क्वेश्चन में। हमने देखा कि अपरेंट राइज क्या होता है, इसका फॉर्मूला डी माइनस डी बाय म्यू। डी इज द डिस्टेंस, ठीक है, या डी यहाँ पे आप कह सकते हो डेप्थ। तो डेप्थ में यहाँ पे वैल्यू रखी, तो डेप्थ की वैल्यू आ गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसको राइज अप पानी से भरना पड़ेगा ताकि ये 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर देता तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये डी की वैल्यू अलग आती। क्लियर? ठीक है, चलिए इसको नोट कर देंगे फटाफट से क्वेश्चन को। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास whose refractive index with respect to air is this. Is this. And the certain liquid, the velocity is found to be this much. The refractive index of the liquid with respect to the air. चलिए बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ गिवन है, ऊपर वाली क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपके पास, 1.5 है। ग्लास में जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, 2 इंटू 10⁸ है। फिर ये कह रहा है कि हमने उसको क्या किया, एक सर्टेन लिक्विड लिया जिसमें वेलोसिटी इज फाउंड दैट, ये लिक्विड हम मान लेते हैं, वेलोसिटी कितनी है इसमें, दिस वन। तो हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का कितना होना चाहिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो। वेलोसिटी के साथ लिंक करना है हमने किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। कैलकुलेट करें इसको, कैलकुलेट करो। हाँ जी, निकला या नहीं निकला?
निकला या नहीं निकला? देखिए क्या होगा, वेलोसिटी को रिलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बस आ गया आंसर इतने में। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1 बाय वेलोसिटी इन ग्लास टू द रेशियो वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड टू द, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द लिक्विड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल निकालना है, म्यू एल निकालना है। म्यू एल की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से म्यू एल उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो यह आ जाएगा वी जी इंटू म्यू जी वी जी डिवाइडेड बाई वी एल। सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो इक्वेशन में। क्या आएगा, म्यू एल इज इक्वल टू म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, velocity of light in the glass is 2 into 10 is to power 8 divided by velocity of light in the liquid that is 2.5 into 10 is to power 8। ठीक है, 10 is to power 8 से 10 is to power 8 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, इसको 5 से काटेंगे तो 3 और डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, ये 6/5। कितना आ जाएगा, 6/5। पॉइंट में गिवन है तो कितना आ जाएगा, 1.1 बचेगा तो 2 1.20। दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी आपका क्या रहेगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई बात समझ में, समझ आ गई, बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, चलिए आंसर कितना आ जाएगा, 1.2। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या बताना है, द मीन डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस, इतने किलोमीटर नियरली, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। सन से अर्थ में आने के लिए, अर्थ पे आने के लिए लाइट को कितना टाइम लगता है, हम मानते हैं 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट 33 सेकेंड। ठीक है, याद होगा, ये आपने रट्टा मारा होगा इस चीज़ का। आज उसी चीज़ को हम यहाँ पे कैलकुलेट आउट करेंगे। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी टाइम। सिंपल बात है, वेलोसिटी जो होता है अपना वो होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू लिखना चाहिए था मुझे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इधर लेके जाएंगे, टाइम हमें निकालना है, यह आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है अर्थ का और सन का, जो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे दैट इज 10⁻3 हम ऐड कर देंगे मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, क्या आएगा 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल आउट, यहाँ से मीटर कैंसिल आउट। ओके, 3 से इसको काटेंगे 0.5 तो कितना आया, 0.5 इंटू 10⁻3 सेकेंड, सेकेंड है ना। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये तो कुछ और ही बन रहा है। अच्छा, मिनट में निकालना है, ये हमारा सेकंड में आ रहा है। ठीक है ना, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 डिवाइडेड बाय 10, 0 ये पॉइंट के नाम का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 और सेकंड में 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल, दैट इज ये आ गया आपका 500 सेकेंड। सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 1 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 सेकेंड। हमें निकालना है 500, हाँ 500 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, यहाँ पे बताओ, 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, दैट इज 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। तो क्या कर देंगे, इसको 1/60 से डिवाइड कर देंगे, 1/60। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आपके पास 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 पे अगर 50 को काटेंगे तो कितना पे जाएगा, ये 8 पे 48 पॉइंट, कितना बचेगा, 48 के बाद 2 बचेगा, 2 यहाँ पे फिर जाएगा 12 20, 2 पे जाएगा या 3 पे,
हाँ 3 पे 16 6 3 जा 18, 3 पे जाएगा एंड फर्दर फिर 3 पे जाएगा 38.33 मिनट, ठीक है, या 8 मिनट 33 सेकेंड आप यहाँ से कह सकते हो। क्लियर? आंसर क्या रहेगा आपका 8.33 मिनट। क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक बताइए किसी को कोई भी डाउट है तो, क्योंकि 40 तक हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। यस, एनीबडी हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी। यहाँ पे अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बचता है, जिसके क्वेश्चन हमने अभी तक किए ही नहीं, ठीक है, वो बचता है TIR आपका। वो नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो TIR के रहेंगे, तो उसको आप जो है पर रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ जी, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नो डाउट। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका नेक्स्ट, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द ग्लास टू द एयर, जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी तो जो इंसिडेंट एंगल है वो θ1 है अपना, एंड रिफ्रैक्टेड एंगल θ2 है, देन कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू होगा। देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ग्लास टू एयर जा रही है लाइट, ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है, ठीक है, यहाँ आपके पास ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब में क्या होगा, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और इस तरीके का हमें सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो होगा क्या, ये कह रहा है कि ग्लास से जब एयर में जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी, तो ये आपका क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। आई कह रहा है ये θ1 के इक्वल है जी, और आर कह रहा है θ2 के इक्वल है, यही बोला, इंसिडेंट करेंगे θ1 पे, रिफ्रैक्ट होगी θ2 पे, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, जो ग्लास है वो क्या है, डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। एयर क्या होगा आपकी, रेयर और मीडियम, एयर क्या होगी आपकी, रेयर और मीडियम होगी, ठीक है। डेंसर से रेयर में जब लाइट जाएगी क्या होगा, लाइट मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या करेगी, लाइट इज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड इफ लाइट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन यहाँ पे हम सिंपली बता सकते हैं आई हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए आर से, या θ1 इज लेस देन दैट ऑफ θ2, क्या होगा, θ1 जो है लेस देन होगा θ2 से। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका, दैट इज θ1 लेस होगा θ2 से, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर? ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। When light travel from glass to air, the incident angle is θ1, refracted angle is θ2, ठीक है, रिलेशन यही आएगा। क्लियर? चलिए, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।